नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है टेढ़ी सास को बहू ने किया सीधा। आरती की बात सुनते ही बिमला जी ऐसे भड़क उठी जैसे किसी ने उनके मुंह पर दो तमाचा मार दिया हो। बौखला कर अपने पति के कान भरने लगी। आकाश के पापा, जरा सुनिए तो। अरे क्या हुआ? क्यों पूरा घर सर पर उठा रखा है? आप तो बस अखबार में ही डूबे रहते हैं। कभी घर गृहस्थी में क्या हो रहा है आपको इसकी फिक्र है कि नहीं? मेरी बात सुन लीजिए। अरे, अब बोलोगी भी या खाली चपर चपर करती रहोगी? सुबह की चाय भी मैं चैन से नहीं पी सकता तुम्हारे रहते। अरे हाँ हाँ, आपको भी तो यही लगता है। घर के हर फसाद की जड़ मैं हूँ। आपकी दुलारी बहू ने तो आज खाना बनाने से ही हाथ खड़े कर दिए। मेरे मायके वाले क्या खाली पेट लौट जाएंगे? कह रही है आपकी लाडली बहू, उसे शॉपिंग पर जाना है। यह भी कोई बात हुई? मेहमान आ रहे हैं और भगत करने की बजाय अपने हाथ झटक दिए। मेरे भैया भाभी क्या रोज रोज मेहमान बनकर आते हैं? कह रही है आपके मायके से फौज आ रही है तो आप ही संभालिए। बिमला जी की शिकायत सुनकर रामशंकर जी हल्का सा मुस्कुराए और बोले, बिमला जी, तुम भी बहुत भुलक्कड़ हो। बुढ़ापा है, बुढ़ापे में लोग अक्सर भूल जाते हैं। याद करो, 3 महीने पहले क्या हुआ था? अरे मैं याद दिलाता हूँ, सुनो। 3 महीने पहले बुखार में तपती बहू को तुमने रसोई में घसीटा था। तब तो बड़ी शेरनी बनी फिरती थी। अब क्यों हाय तौबा मचा रही हो? और उसकी छोटी बहन सपना के साथ क्या किया था भूल गई? कहाँ गई वो अकड़, वो हुक्म चलाने वाला तेवर, या फिर अपनी ही हरकतों का बोझ अब संभल नहीं रहा? दरअसल 3 महीने पहले आरती 3 दिन से तेज बुखार से जूझ रही थी। बदन का एक एक जोड़ दर्द से करा रहा था। कुछ भी खाती तो उल्टी हो जाती, जिससे वह बहुत कमजोर हो गई थी और उसके कमर में असहनीय पीड़ा हो रही थी। डॉक्टर ने उसे सख्त आराम की सलाह दी थी। आकाश ऑफिस निकलते हुए भी कह गया था, आरती तुम आराम करना, किचन का कोई भी काम नहीं करोगी, खाना पीना माँ देख लेंगी। माँ की बातों को ज्यादा दिल पर मत लेना, उन्हें बड़बड़ाने की आदत है। आकाश के ऑफिस जाते ही वह कंबल ओढ़ कर लेटी रही थी कि 2 घंटे बाद भाई का फोन आया। दीदी, माँ तुम्हारी हालत को लेकर बेहद घबराई हुई है। सुबह से ही उनका दिल बेचैन है। मैं उन्हें दोपहर तक हर हाल में तुम्हारे पास लेकर आ रहा हूँ। तुम्हारी तबीयत की बात सुनकर तो उनके हाथ पैर ठंडे हो गए थे और मेरी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं, बस बार बार कह रही है मेरी बेटी को क्या हो गया, उसे अकेला मत छोड़ना, उन्हें सच में तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। आरती को मालूम था घर पहुँचते पहुँचते दोपहर हो जाएगी और तब तो माँ और भाई को खाना देना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके मायके और ससुराल की दूरी 3 घंटे की थी। अगर सुबह से नाश्ता करके चलेगी भी तो दोपहर तक तो आते आते भूख लगी जाएगी। पर उसके शरीर में तो इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि बिस्तर से उठ सके। बुखार था कि उतरने का नाम नहीं ले रहा था और हाथ पैरों में भी बहुत दर्द थे। काफी देर तक मन ही मन घुटने के बाद आरती ने हिम्मत जुटाई और संभल कर बोली, माँ जी, मेरी माँ और भाई सुनील आ जाने वाले हैं। मेरी तबीयत इतनी ढीली है कि मैं रसोई तक खड़ी भी नहीं हो पा रही। अगर आप जरा सा देख लेती तो बड़ी मेहरबानी होती। माँ जी, मेरी माँ की तबीयत तो वैसे भी अक्सर नाजुक रहती है, नहीं तो मैं बाहर से ही खाना मंगवा लेती। वे तो खुद अभी 1 हफ्ता पहले ही बिस्तर से उठी हैं। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही बिमला जी का चेहरा ऐसे बिगड़ा जैसे किसी ने नींबू चटा दिया हो। उन्होंने तिरस्कार से कहा, अरे नहीं नहीं, मुझे इस झमेले में बिल्कुल मत घसीटो। तुम्हारे मायके वाले आ रहे हैं तो रसोई तुम ही संभालो। मुझे क्या खबर कि वो किस तरह का खाना खाते हैं। अगर जरा सा नमक तेल इधर उधर हुआ ना तो 100 बातें सुननी तो मुझे पड़ेगी। सीधी सी बात है, अपना बवाल खुद ही निपटाओ। और गहरी सांस लेकर आगे बोली, मुझे खुद इतनी कमजोरी लग रही है कि खड़े रहना मुश्किल हो रहा है। मेरे से कोई भारी भरकम काम होने वाला नहीं, जो करना है तुम ही करो।
कमरे में पहुंचते ही बिमला जी ने झट से अपनी बेटी बबली को फोन मिलाया और ऊंची आवाज में बोली, देख रही हो बेटी, आजकल की बहुएं तो बस नाम की गृह लक्ष्मी होती हैं। जरा सी तबीयत खराब हुई नहीं कि बिस्तर पकड़ा लिया और फिर शुरू बीमारी, चक्कर, कमजोरी का लंबा नाटक। असल बात तो ये है कि मायके वाले से मिलने का बहाना चाहिए और कुछ नहीं। वह जानबूझकर अपनी आवाज और ऊंची कर देती हैं ताकि आरती साफ साफ सुन ले। हर दूसरे दिन मायके वाले सिर पर आ बैठेंगे, हाल चाल पूछेंगे। अरे सीधी बात क्यों नहीं बोलती? मायके वालों से मिलने का मन कर रहा है। कौन सी ऐसी बड़ी बीमारी है जो उठने नहीं दे रही है उसे? और ऊपर से सारी जिम्मेदारी मेरे सिर पर। मैं खाना बनाऊं, मेहमानों की सेवा करूं, समधन जी का स्वागत करूं। मुझसे नहीं होगा ये सब झमेला। फिर बबली भी आग में घी डालने का काम करने लगी। माँ, भाभी तो बस नाटक करेगी और मायके वालों का बोझ आप पर डालेगी। जरा संभल कर, भाभी बहुत चालाक है। विमला जी के हर शब्द में ऐसा जहर टपक रहा था कि आरती का दिल मानो किसी ने कांटों से चुभो दिया हो। एक एक ताना उसके कानों तक साफ साफ पहुंच रहा था और भीतर तक चिरता जा रहा था। आंसू पोंछ कर कांपते हाथों और जलते हुए बदन के साथ आरती किसी तरह रसोई तक पहुंची। फिर उसने धीरे धीरे रोटियां सेकी, आलू टमाटर की सब्जी बनाई, रायता, सलाद और पापड़ तक तैयार कर दिए। दोपहर के ठीक 2 बजे उसकी माँ और भाई घर पहुंच चुके थे। माँ तो रास्ते भर की थकान से हाँफ रही थी, लेकिन दरवाजा खुलते ही बेटी को सामने देख उनकी सांसें ही नहीं, गला भी भर आया। उन्होंने आरती को कसकर गले से लगाया, जैसे उसकी सारी तकलीफ को अपने सीने में समेट लेना चाहती हूँ। और आरती दर्द से जलते हुए शरीर के बावजूद चेहरे पर मुस्कान खींचकर माँ का स्वागत करती खड़ी थी। घर भर में अगर किसी ने आरती की हालत सच में महसूस की थी तो एकमात्र राम शंकर जी थे। उन्होंने झिंझलाते हुए बिमला से कहा, बिमला, ये कैसा बर्ताव है? बहू बुखार में तप रही है और तुमने 2 सूखी रोटियां भी नहीं बनी। जरा सा हाथ बटा देती तो कौन सा पहाड़ ढह जाता। लेकिन बिमला जी तो जैसे गुस्से की भट्टी पर चढ़ी बैठी थी। उन्होंने आंखें तरेर कर कहा, जाकर रसोई में झांकिए जरा। हमें तो बीमारी के नाम पर खिचड़ी तक नसीब नहीं, लेकिन उसके मायके वालों के लिए देखिए, पूरा भोज तैयार है। बीमारी सिर्फ हमारे कामों में होती है, उनके कामों में नहीं। रामशंकर जी बोले, ठीक है, मैं बाजार जाकर समधन जी और सुनील के लिए थोड़ी मिठाई, रसगुल्ले वगैरह ले आता हूँ। विमला जी तुरंत चपट कर बोली, अरे रहने दीजिए, चुपचाप बैठिए। हुजूर में इतना पैसा उड़ाने की जरूरत नहीं। उसकी माँ को डायबिटीज है, ये बात खुद बहू ने ही बताई थी। बहू ने रोटी बना दी, बस वही काफी है। और उसे कौन सा राजभोग पकवान परोसना था? फ्रिज में कल का चावल दाल रखा था, इसे गर्म करके दे देती। इतना ताम झाम, इतना छप्पन भोग, ये सब की क्या जरूरत थी? रामशंकर जी ने गहरी सांस ली और चुप रहने में ही भलाई समझी। विमला से बहस करना मानो पत्थर की दीवार से सिर फोड़ने जैसा है। फिलहाल तो रामशंकर जी लाख कोशिश किया, पर बिमला जी आरती का हाथ बटाने को राजी ही नहीं हुई। यहाँ तक कि आरती की माँ और भाई के आने पर भी उन्होंने उनसे मिलने की जरूरत नहीं समझी। वह अपने कमरे से बाहर तक नहीं निकली जब तक कि मेहमान वापस नहीं चले गए। उन्हें एक गिलास पानी पूछना तो दूर, साधारण सी औपचारिकतावश नमस्ते तक करने कमरे से बाहर नहीं आई। ऊपर से यह बहाना भी कर दिया कि वो मंदिर में कीर्तन करने गई हैं। आरती ने तो जैसे अपने दर्द पर पर्दा डाल दिया। थकी तपती और टूटी होने के बावजूद वह मुस्कुराती रही। उसने पूरे दिन अपनी माँ और भाई के सामने ऐसे व्यवहार किया मानो सब कुछ बिल्कुल ठीक हो, ताकि उन्हें उसकी सास के असली रूप की भनक तक न लगे। आरती को सास का व्यवहार भीतर तक चुभ गया, मगर उसे यह तसल्ली थी कि राम शंकर जी लगातार उसकी माँ के पास बैठे रहें, हाल चाल पूछते रहें। लेकिन सास की इस बेरुखी से आरती बिल्कुल टूट चुकी थी। अपने ऊपर ताने और उपेक्षा वह सह लेती,
पर अपनी मायके, अपनी माँ और भाई का अपमान तिरस्कार कोई भी बेटी बर्दाश्त नहीं कर सकती। रात को जब आकाश ऑफिस से लौटा तो आरती ने सारी घटना आंसुओं में डूबी आवाज में सुनाई। वह सिसकते हुए बोली, आकाश, अब मैं माँ और भैया को साफ कह दूंगी कि वे यहाँ ना आया करें। अपनी बेइज्जती मैं सह लूंगी, पर अपनी माँ और भाई के लिए अपमान तिरस्कार कोई लड़की बर्दाश्त नहीं कर सकती। आकाश यह सुनकर भड़क गया। पिताजी ने भी माँ जी को कितनी बार समझाया, पर वह लाख बुलाने पर भी कमरे से बाहर नहीं निकली। फिर कीर्तन करने मंदिर चली गई। कितना अपमान हुआ मेरी माँ का, पर उन्हें कोई फर्क तक न पड़ा। आकाश गुस्सा दबाते हुए बिमला जी के कमरे में पहुंचा और वह बोला, माँ, माँ, यह सब क्या है? ऐसा व्यवहार क्यों? आपको पता था आरती की तबीयत ठीक नहीं, डॉक्टर ने आराम कहा था, फिर भी आपने मदद तो दूर, मिलने तक उसकी माँ से नहीं आई। बिमला जी ने बिना सोचे तीखे स्वर में पलट कर कहा, हाँ, आ गया तू भी? तेरे पापा कम थे क्या, जो तू भी अपनी बीबी की तरफदारी में खड़ा हो गया? जब डॉक्टर ने मना किया था तो किसने कहा उसे खाना बनाने? आराम करती तो मर थोड़े ही जाता कोई। और सुन ले बेटा, हम तो अपनी बेटियों के घर एक गिलास पानी तक नहीं पीते, इतना लिहाज रखते हैं हम। अब अगर समधन जी बिना खाना खाए लौट भी जाती तो आसमान नहीं टूट पड़ता। और खिलाना ही था तो फ्रिज में कल का बचा हुआ खाना पड़ा था, जरा गरम करके दे देती। कौन सा उन्हें राजभोग का भंडारा चाहिए था? आकाश अवाक हो गया। माँ, ये कैसी बातें कर रही हो आप? वे मेहमान थे हमारे, आरती के माँ और भाई इतनी दूर से आए थे और आप नमस्ते तक करने नहीं आए, उल्टा ताना मार रही हैं। और माँ, आप किस प्राचीन युग में अटकी हुई हैं? आजकल कौन सा जमाना है कि बेटियों के घर खाना नहीं खाया जाता? वो सब 2 पीढ़ी पहले की सोच थी। अब बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं माना जाता। ये कैसा अजीब सा रिवाज पकड़े बैठी हैं आप? माँ, मेहमानवाजी सिर्फ पैसों से ही नहीं होती, इज्जत, प्यार और सम्मान से होती है। अगर आपकी यही अकड़ रही तो कल को हमारे दरवाजे पर एक कुत्ता तक नहीं आएगा। विमला जी तिलमिलाकर बोली, क्यों हाथ बटाऊं मैं? तुम्हारी बीबी को तो बोलने की तमीज तक नहीं। जरा सा बीमार क्या हुई, नखरे शुरू। हमारे जमाने में बहुएं बुखार में भी गाय भैंस संभाल लेती थी। उनका हर शब्द जहर की तरह गिर रहा था। आकाश सिटक गया। उसे साफ समझ आ गया कि माँ को समझाना दीवार से सिर भिड़ाने जैसा है। वह बिना खाना खाए अपने कमरे में चला गया। दूसरे ही दिन आरती की छोटी बहन सपना अचानक घर पहुंच गई। दरवाजा खोलते ही आरती हैरान रह गई। अरे सपना, तुम यहाँ? सपना ने दीदी को देखते ही कहा, दीदी, आपको क्या लगा था माँ को खबर नहीं होगी कि उनकी बेटी किस परेशानी से गुजर रही है? माँ ने आपकी आवाज की थकान तक पढ़ ली, तभी तो मुझे भेज दिया कि मैं आपकी देखभाल करूं। वैसे भी मेरे एग्जाम खत्म हो चुके हैं, छुट्टियां हैं, तो सोचा अब यहीं एक आध हफ्ते रुक कर आपकी सेवा करूं। उधर आकाश ऑफिस जाने को तैयार खड़ा था। वह बोला, बहुत अच्छा किया सपना, तुम आ गई तो मुझे तसल्ली रहेगी। आज शाम को मेरी फ्लाइट है विदेश जाने की। अब मैं वहाँ मन लगाकर काम कर पाऊंगा। तुम अपनी दीदी का ध्यान रखना, देखना बिस्तर से ना उतरे। ठीक है जीजा जी, आप निश्चिंत होकर अपने काम पर जाइए। यह कहकर आकाश ऑफिस चला गया। सपना के आने से आरती के मन का आधा बोझ उतर गया। उसे पहली बार लगा, चलो अब इस घर में कम से कम कोई तो है जो मेरा अपना है। सपना के आते ही सास बिमला जी के दिल में जलन का ज्वालामुखी फूट पड़ा। बिमला जी ने ओठ टेढ़े करते हुए राम शंकर जी से कहा, देखिए जरा, बहू की बहन आ गई और किचन की सारी जिम्मेदारी उसी पर छोड़ दी है। अरे भाग्यवान, खुद तो एक कप चाय समय पर बनाकर देती नहीं और उपदेश ऐसे देती हो जैसे बड़ी गृह लक्ष्मी हो। अरे भाई, उसकी बहन आई है, सेवा शुश्रूषा कर रही है तो कर लेने दो। तुम क्यों ऐसे मुंह फुलाए बैठी हो? थोड़ा आराम कर लो, जाओ मंदिर कीर्तन में चली जाओ। पर बिमला जी को चैन कहाँ।
उन्होंने मन ही मन बुदबुदाया, बहू अब देख, मैं सपना को ऐसा काम करवाऊंगी कि याद करेगी। बस फिर क्या था। विमला जी, जो थोड़ा बहुत किचन में हाथ पैर डुलाती थी, वह भी बंद कर दिया। बैठे बैठे पलंग से ही सपना को ऑर्डर देने लगी। अब विमला जी एक ही राग अलापती, सपना पानी ला दो, सपना चाय बना दो, सपना जरा मेरा सर दबा दे, सपना बहू के लिए सूप बना रही हो तो मेरे और पापा जी के लिए भी सूप बना दो। सपना बेचारी तो जैसे नौकरानी मोड में ढकेल दी गई हो। 2 घड़ी अपनी दीदी के पास बैठकर बात करती तो बिमला जी तेज आवाज में बोल पड़ती, अरे सपना, तेरे ही भरोसे सारा काम है, जा जल्दी कर। इधर सपना मन ही मन सोच रही थी, दीदी का हाल देखने आई थी, खुद की जान हलकान हो गई। उधर दूसरी तरफ बिमला जी के सातिर दिमाग में फिर नई चाल कुलांचे भरने लगी। उन्होंने तुरंत अपनी बेटी बबली को फोन मिलाया, बबली बेटा, अब तो तू भी आ जा अपने बच्चों के साथ। बबली चौंक कर, माँ, मैं कोई सेवा गुलामी करने थोड़ी ना आऊंगी, भाभी की तबीयत खराब है, मैं कैसे आराम कर पाऊंगी, शॉपिंग पर जा पाऊंगी। विमला जी मीठी आवाज में चाल छिपाते हुए बोले, अरे पगली, तुझसे सेवा कौन करवाएगा, आराम से रहना। तेरी भाभी की छोटी बहना है ना सपना, वो आई हुई है, वही कर लेगी सब काम। तू बस पैकिंग कर और बच्चों सहित आ जा बिना टेंशन के। फोन रखते ही बिमला जी बहू के कमरे में घुसी और तंज भरे लहजे में बोली, बहू सुन रही है ना, तेरी बेचारी बहन अकेली कितने काम संभालेगी, इसीलिए मैंने बबली को भी बुला लिया, वो भी आ जाएगी तेरी सेवा करने। नहीं तो बाद में तुम लोग यही ताना दोगे कि बहन तो मर मर के करती रही, ननद ने तो हाथ भी नहीं लगाया। तो बस अब वो आ रही है, वैसे भी कल तुझे डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना पड़ेगा, समझी। आरती ने कहा, ठीक है माँ जी, पर वो अपनी सास के सारे पैतरा समझ रही थी। बबली गोद में बच्ची लिए मायके में कदम रखते ही ऐसे इतराई जैसे कोई रानी विक्टोरिया अपने दरबार में लौट आई हो। और भाभी कैसी हो। ठीक हूँ दीदी, अभी पहले से बेहतर हूँ। अच्छा दीदी, आप आ ही हैं तो मेरे लिए वेजिटेबल सूप बना दीजिए। सपना अभी थक कर सो रही है बेचारी। जी भाभी, बनाती हूँ। बबली ने तुरंत मीठी मुस्कान फेंकी, हाँ हाँ भाभी, बनाती हूँ, आप आराम करो। अगले ही सेकंड अपने कमरे में घुस गए और 2 मिनट बाद बच्चे की सबसे ऊंची रोने की एक्टिंग चालू। अरे मेरी गुड़िया रो रही है, मैं अभी आती हूँ भाभी, लेकिन अभी आती हूँ, 1 घंटे, फिर 2, और फिर पूरी शाम में बदल गया। बाहर निकलना तो दूर, बबली तो टीवी के सामने पैर फैलाकर पॉपकॉर्न खाती बैठी थी और इधर सपना बेचारी किचन में पसीने बहा रही थी। बबली कमरे से चिल्लाई, सपना जरा बच्ची का दूध गर्म कर दो, और हाँ भाभी के लिए भी सूप भी बना देना, तू तो काम में बड़ी फुर्तीली है। दूसरे दिन बबली बोली, सपना तू मेरी बच्ची को संभालो, मैं भाभी की दवाई लेने जा रही हूँ। और पीछे से विमला जी भी अपनी बेटी के साथ निकल जाती हैं और दवाई की जगह दिन भर शॉपिंग करती। शॉपिंग बैग, चश्मे, नई चूड़ियाँ, ऊपर से पॉपकॉर्न की खुशबू बता रही थी कि सिनेमा घर भी निपटाया गया है। घर आते ही बबली का पहला डायलॉग, सपना छोले भटूरे बना देना, बहुत भूख लगी है, और हाँ, अपनी दीदी के लिए दलिया भी बना देना, तेरे हाथों में तो जादू है, बबली ने मीठी चुपड़ी बातों में कहा। सपना और आरती आंखों आंखों में एक दूसरे को देखा, बिना बोले ही समझ गई कि माँ बेटी क्या गेम खेल रही हैं। माँ जी, मेरी बहन है वो, और आपने उसे नौकरानी बना दिया। बहू देख, तेरा काम करेगी तो 2-4 मेरा कर देगी, इसमें नौकरानी वाली क्या बात है। उसने बिमला जी को मना किया तो बिमला जी भी बहू की एक बात न सुनी। फिर कुछ दिन बाद आरती की तबीयत पहले से काफी सुधरी थी, इसीलिए उसने सोच समझकर बड़ी चालाकी से सपना को वापस उसके घर भेज दिया। वहीं आकाश भी विदेश से लौट आया था। अब आरती ने घर के सारे काम खुद संभालने शुरू कर दिए थे, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि अगर उसने आराम किया तो उसकी सास और ननद मिलकर सपना को नौकरानी बना देंगी और उस पर हर तरह का दबाव डालेंगे। इसीलिए आरती ने हिम्मत जुटाकर खुद को संभाला
और घर की जिम्मेदारियां धीरे धीरे निभाने लगी। दूसरे दिन बबली भी अपने ससुराल चली गई। आरती मन ही मन सोच चुकी थी, जिन्हें समझाया नहीं जा सकता उन्हें सबक सिखाया जाता है। बिमला जी समझने वाली औरत नहीं थी। अब जो भी करना है उसे ही करना पड़ेगा। बिमला जी को समझना टेढ़ी खीर तो है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं। आरती इतना तो समझ गई थी कि सास को सबक सिखाने के लिए उसे उनकी तरह ही बनना पड़ेगा। वह जान चुकी थी सास को सबक तभी मिलेगा जब उसे उसी की भाषा में जवाब मिलेगा। अब तक वह बहुत सहती आई थी, पर अब नहीं। वह उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना चाहती थी। पहले उसके माँ का अपमान हुआ, फिर बहन को नौकरानी की तरह काम करवाया गया। रामशंकर जी और आकाश सब समझा के थक चुके थे। बस फिर क्या था, उसे भी बस एक मौके की तलाश थी। और आखिरकार 1 महीने बाद वह मौका खुद उसके दरवाजे पर दस्तक दे दिया। जिस दिन विमला जी फोन पर किसी से बड़ी आत्मीयता और मग्नता से बातचीत में डूबी हुई थी। फोन रखते ही विमला जी के चेहरे पर ऐसी चमक तैर रही थी। उन्होंने उत्साह से ऐलान किया, बहू, कल मेरे मायके से मेरे दोनों भैया भाभी और भतीजे आ रहे हैं। मेरे भतीजे की शादी पक्की हो गई है, कार्ड देने आएंगे। जरा ढंग का शाही खाना बनाना, दही बड़े, पूरी, पनीर, कुलचे, गाजर का हलवा, सब टाइम पर बन जाना चाहिए। आरती ने टेढ़ी सी मुस्कान के साथ कहा, माँ कीजिएगा माँ जी, इस झमेले में बिल्कुल मत घसीटो मुझे। आपके मायके वाले आ रहे हैं तो रसोई भी आप ही संभालो। मुझे क्या खबर कि को किस तरह का खाना खाते हैं। अगर जरा सा नमक तेल इधर उधर हुआ ना, तो 100 बातें सुननी तो मुझे पड़ेंगी। सीधी सी बात है, अपना बवाल खुद ही संभालो। मुझे शॉपिंग पर जाना है। आरती की बात सुनकर बिमला जी ऐसे उछली जैसे किसी ने करंट लगा दिया हो। क्या कहा तुमने? दिमाग ठीक है तुम्हारा? यह कैसी बेहुदा जवाब है? माँ जी, मैंने वही कहा जो आपने मुझे ही समझाया था, जब मैं बीमार थी और मेरे मायके वाले आए थे। बस इतना सुनते ही बिमला जी आग बबूला हो गई। उन्होंने चिल्लाकर अपने पति को बुलाया, सुनते हो? देखो आपकी लाडली बहू क्या कह रही है। खाना बनाने से इनकार कर दिया। मेरे मायके वाले क्या भूखे लौट जाएंगे? रामशंकर जी ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, बिमला, उस दिन तुमने ही तो बहू को बुखार में रसोई में ढकेला था, और वही परिणाम आज तुम्हारे सामने खड़ा है। अब भुगतो। तुम जैसी सासों के चलते ही बहुएं विद्रोह करती हैं। बड़ी आई तमीज सिखाने वाली। पति की बातें सुन बिमला जी की आंखें भर आईं। आज पहली बार ऐसा हुआ कि बहू के साथ साथ पति ने भी धोखा दे दिया। घर में कोई भी बिमला जी की बात सुनने को तैयार नहीं था। आखिरकार बिमला जी ने तुरंत ऑफिस में आकाश को फोन लगाया, यह उम्मीद में कि बेटा बहू को काबू में करेगा। पर आकाश भी जल्ला पड़ा, माँ, मुझे इन घरेलू झगड़ों से दूर रखो। जैसा करोगी वैसा भरोगी। अब छोटी छोटी बातों पर मुझे परेशान मत करो, और फोन काट दिया। विमला जी अकेले पड़ गई थी। सिर्फ 2 घंटे में मेहमान आने वाले थे और घर में एक दाना भी तैयार नहीं था और पूरा घर अस्त व्यस्त था। आखिरी उम्मीद के सहारे वे बहुत नरम पड़कर बोली, बहू, थोड़ी मदद कर दो। सास बहू के रिश्ते की भी कोई मर्यादा होती है। आरती ने एकदम साफ शब्दों में कहा, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ माँ जी। जिस दिन आपने मेरी बीमारी को नाटक कहा, उसी दिन आपने मुझ पर हक खो दिया। अब हर कोई अपने मायके की जिम्मेदारी खुद उठाएगा, चाहे सास हो या बहू। वैसे भी बीमारी में मेरी बहन आई थी सेवा करने, मेरा तो आपने उल्टा अपना सेवा करवाया था। बुला लीजिए अपनी बेटी को, कर देगी आपकी मदद। बिमला जी समझ चुकी थी कि आज बहू 1 इंच भी नहीं झुकेगी। समय कम था, सो मजबूरी में वे खुद किचन में लग गई। एक तरफ झाड़ू डाल रही हैं और दूसरी तरफ किचन में भागी सब्जी काटने के लिए। थोड़ी देर में मेहमान आ गए। बिमला जी ने अपने पति से कहा, जाइए कुछ मीठा बाजार से ले आई। अरे भगवान, मैं बेफिजूल खर्चा नहीं करता। तुम घर में ही हलवा बना लो या फ्रिज में जो बासी होगा वही गर्म करके दे दो। कहते हुए वह मेहमानों के पास बैठने चले गए। बिमला जी अपने पति को देखते ही रह गई। फिर जल्दी से हड़बड़ी में चाय चढ़ा दी और अपने भाई को देने पानी पहुंच गई। लेकिन इतनी देर में
चाय बहकर गिर गई। बिमला जी के बड़े भाई ने कहा, अरे बिमला, चाय वाय मिलेगा? सर फट रहा है, सफर करके आया हूँ। हाँ भैया लाई, पर चाय तो गिर गया था। बिमला जी शर्म और झुंझलाहट में पसीने पसीने हो गए। हल्के से हंसकर बोली, अरे भैया, जल्दबाजी में चाय चढ़ाकर भूल गई। सारा काम मुझे अकेले करना पड़ रहा है। बहू ने भी हाथ नहीं बटाया। अब इस उम्र में इतना काम कहाँ होता है। जैसे ही मेहमान बैठे, भाभी ने हौले से पूछा, बिमला दीदी, ऐसी क्या विपत्ति आ गई कि बहू ने जरा सा हाथ भी नहीं बटाया? वह तो बहुत सहयोगी लगती थी। बिमला जी ने तुरंत करारा सा तंज कस दिया, अरे भाभी, आपको क्या पता बहू का असली स्वभाव। मैं ही तो हूँ जो उसके साथ दिन रात जीती हूँ, भुगतती हूँ। मेरी तो किस्मत ही फूटी थी जो ऐसी बहू मिली। पूरी जिंदगी का चैन छीन लिया इस लड़की ने। उनकी बात सुनकर राम शंकर जी का सब्र टूट गया। उन्होंने सबके सामने वर्षों से दबे सच को उजागर कर दिया। बिमला, बस भी करो। आज जो शिकायतें तुम गिना रही हो, वास्तव में वे तुम्हारी ही करतूतों का दर्पण है। यह सुनकर बिमला जी के भाई की त्योरियां चढ़ गई। वे बेहद कटु शब्दों में बोले, दीदी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बहू पर झूठा दोष मरने से पहले अपने आचरण पर तो नजर डालो। तुम्हारी यह हट, यह अहंकार, यही इस घर की हर कलह की जड़ है। इतने में उनकी भाभी भी बोल उठी, दीदी, भूल बहू की नहीं है, आपकी है। घर की बड़ी होकर भी तुमने छोटा बर्ताव किया। बहू कोई दासी नहीं, वह भी इस परिवार की बराबर की सदस्य है। जिस घर की बड़ी औरत ही न्याय न करे, उस घर की नींव कब तक संभल पाएगी? क्या वह इंसान नहीं है? क्या वह बीमार नहीं पड़ सकती? क्या उसका दर्द, उसकी तकलीफें किसी को मायने नहीं रखती? वह भी हमारी ही तरह माँ सदियों की बनी हुई है, पत्थर की नहीं। और फिर जिस तरह आप अपने मायके से प्रेम करती हैं, वैसा ही इसने हर लड़की अपने माँ बाप और भाई के लिए रखती है। इसमें क्या गलत है? बिमला जी की भाभी ने आगे कहा, दीदी, अभी भी समय है, अपने स्वभाव को संभाल लो। इन्हीं आदतों की वजह से ना आपके पति ना आपसे संतुष्ट है, ना बेटा आपके साथ खुलकर बैठता है। और तो और, शादी से पहले आपने हम भाभीियों को भी कितनी बार उलझाया, कितनी बार घर में खटास डलवाई। हमने तुम्हारी नादानी समझकर सब अनदेखा कर दिया, लेकिन बहू, वह तो पराए घर से आई है, फिर भी तुम उसे दुश्मन मानकर क्यों अपने ही बुढ़ापे को कठिन बना रही हो? उनकी भाभी ने भी सधी हुई लेकिन चुपती आवाज में कहा, 30 दिन वह लड़की इस घर का हर बोझ उठाती है। एक दिन अगर तुम उसे राहत दे दोगी तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा। पहली बार बिमला जी बिना प्रतिकार, बिना बहस, निर्वाक बैठी रह गई। राम शंकर जी, उनके बेटे या बहू, कोई भी उन्हें इतना सटीक आईना कभी नहीं दिखा पाया था, लेकिन भाई और भाभी के शब्दों ने उनके भीतर कहीं दबे हुए पछतावे को जगा दिया। धीरे से उन्होंने कहा, भैया भाभी, शायद गलती सच में मेरी ही है। अगर उस दिन मैं बहू को रोकती नहीं, उसकी माँ और भाई को खाना खिला देती, उसकी बहन को नौकरानी की तरह काम में न झोंकती, तो शायद आज मुझे सबके सामने अपमानित होना न पड़ता। उन्होंने कांपते स्वर में आरती को बुलाया, बहू, शायद तू सही थी, मैं तेरी अवस्था नहीं समझ पाई, तेरी तकलीफ को नाटक समझती रही। पर सच तो यह है कि जब तक दुख खुद पर न गुजरे, दूसरे का दर्द समझ में नहीं आता। आज जब मेरे मायके वाले आए और मैं उनके प्रति लाचार महसूस की, तभी जाना कि तू कैसा महसूस करती होगी। माफ़ी तो नहीं मांगूंगी, पर वचन देती हूँ, अब से तुम्हें दुख या बीमारी में कोई भी घर का भार नहीं उठाना पड़ेगा। यह सुन राम शंकर जी मन ही मन मुस्कुराए। आखिर ऊँट पहाड़ के नीचे आ ही गया। आरती भी मुस्कुराई। वह बोली, माँ जी, मेरा उद्देश्य आपको नीचा दिखाना नहीं था। मुझे बस यह जताना था कि बहू भी इंसान है, उसे भी दर्द होता है, वह भी थक जाती है, वह भी बीमार पड़ती है। अगर आपका मन बदल गया तो मुझे और क्या चाहिए। अब आप आराम से बैठिए, भैया भाभी से अपने हंसकर बातें कीजिए और मुझे आधा घंटा दीजिए, मैं सबके लिए खाना लगा देती हूँ। इतना कहकर वह मुस्कुराती हुई रसोई में चली गई। उसने जो सबक देना था वह दे चुकी थी। उस दिन के बाद यदि कभी आरती बीमार पड़ती या उसे किसी काम में कठिनाई होती,
बिमला जी ताने नहीं मारती बल्कि हाथ थाम कर दवा और सहायता करती। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ARK वॉइस।